हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द कैटलिस्ट ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपने उनको एंजॉय किया होगा। और एक क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए भी दिया था, दैट इज ईएससी 2003 का कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या था। So this was the question was asked in the engineering services examination 2003 conventional question। ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो आइए देखते हैं कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है उसके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ड्यूरिंग ए टर्निंग ऑफ ए कार्बन स्टील रोड ऑफ 160 mm diameter by a carbide tool of geometry 0, 0, 10, 8, 15, 75 and 0 mm। तो इसमें देखिए जो आपका सेकंड लास्ट वाला जो एंगल है वो बहुत ज्यादा है, 90 के आसपास है। तो मतलब वो आपका जो एंगल है वो है आपका प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। तो पहली चीज तो हमें ये देखनी पड़ेगी, यहाँ पर जो आपको टूल ज्योमेट्री डिफाइन की गई है वो किस एंगल सिस्टम में डिफाइन की गई है। वो आपके ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में डिफाइन की गई है। एट अ स्पीड ऑफ 400 RPM revolutions per minute, feed of 0.32 mm per revolution and 4.0 mm depth of cut. The following observations were made। आपको दे रखा है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कटिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू PZ, मतलब F की जगह P लिख रखा है इन्होंने। FZ इज इक्वल्स टू 1200 न्यूटन अकॉर्डिंग टू आवर एब्रिविएशंस। एक्चुअल कंपोनेंट ऑफ द कटिंग फोर्स, आपके कटिंग फोर्स का एक्चुअल कंपोनेंट दैट इज इक्वल्स टू फीड फोर्स विच इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन। Chip thickness after cut will be equals to 0.8 mm। For the above machining condition determine the values of। क्या क्या ये वैल्यूज पूछ रहा है। देखिए पहली वैल्यू क्या पूछी इसने, फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, नॉर्मल फोर्स पूछा है, एक्टिंग एट द चिप टूल इंटरफेस मतलब F और N की वैल्यू पूछिए, यील्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क मटेरियल अंडर द मशीनिंग कंडीशन मतलब टो की वैल्यू आपसे पूछी गई है। थर्ड आपसे पूछा गया कटिंग पावर कंजप्शन इन किलोवाट। तो सबसे पहले इसमें जो डाटा लिखा है उसको लिखिए। तो ये है आपका क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2003। इट इज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन। तो हम कन्वेंशनल क्वेश्चन को करेंगे ताकि आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी सी होगी। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। लैम्डा इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। अगर हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल रेक एंगल की, सो दिस ऑर्थोगोनल रेक एंगल इज गिवन इन क्वेश्चन एज 0 डिग्री। देखिए उसमें उसके बाद आपको गिवन है एट द स्पीड ऑफ द 400 RPM, सो द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल्स टू 400 रेवोल्यूशंस पर मिनट। उसके बाद दे रखा है फीड। फीड आपको दी है 0.32 mm पर रेवोल्यूशन, सो दिस फीड इज इक्वल्स टू 0.32 mm पर रेवोल्यूशन। फिर उसके बाद आपको डाटा गिवन है 4.0 mm डेप्थ ऑफ कट, सो D इज इक्वल्स टू 4.00 mm। डेप्थ ऑफ कट इज 4.00 mm। The following observations were made, so the value of the PZ जिसको हम बोलते हैं FZ, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1200 न्यूटन। कितना है? 1200 न्यूटन। उसके बाद आपको दिया एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट इज PX जिसे हम बोलते हैं FX, इसकी वैल्यू है आपके 800 न्यूटन। कितनी है? 800 न्यूटन। उसके बाद आपको गिवन है चिप थिकनेस आफ्टर कट, so the value of the TC is equals to 0.8 mm, so 0.8 mm। अब यहां पर आपको वर्कपीस का डायमीटर भी गिवन है दैट इज कैपिटल D विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? वो है 160 mm के। ठीक है, 160 mm डायमीटर, सो दिस इज द 160 mm। अब क्वेश्चन में सबसे पहली चीज पूछी गई है आपके, देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले पूछा गया है फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद आपसे पूछा है नॉर्मल फोर्स, फिर दे रखा है टो की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और फिर कह रहा है आपसे P की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली चीज, ये जो क्वेश्चन है आपका टर्निंग का है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका किसका है? टर्निंग का। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये टर्निंग क्वेश्चन में मेंशन है? ऑर्थोगोनल टर्निंग है? बताइए क्या ये ऑर्थोगोनल टर्निंग है या नहीं है? क्वेश्चन में पढ़ के बताइए। सर दिस इज नॉट एन ऑर्थोगोनल टर्निंग, मतलब ये सिंपल टर्निंग वाला क्वेश्चन है। इस टर्निंग वाले क्वेश्चन को, जो कि एक आपका ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन होता है जिसमें 3 डायमेंशनल फोर्स एक्ट करते हैं, उसको हमें ऑर्थोगोनल में यानी 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो कन्वर्ट करना बेहद ही आसान है। देखिए यहाँ पर अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम फोर्सेस पे आते हैं। तो क्या क्या फोर्सेस गिवन है, Fz गिवन है, और ये जो आपका Fz होता है ये क्या होता है, दिस Fz इज इक्वल्स टू Fc विच इज इक्वल्स टू 1200 न्यूटन। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Ft की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट इज Ft, Ft की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ऐसा कुछ डायग्राम आपने देखा होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द Ft, दिस इज Fx, ये होता है आपका Fy। देखिए ये एंगल होता है लैम्डा, तो ये एंगल भी लैम्डा, ये एंगल CS, ये एंगल लैम्डा, ये एंगल क्या हो गया, लैम्डा हो गया। तो देखिए Ft साइन लैम्डा, Ft साइन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू Fx। तो Ft विल बी इक्वल्स टू Fx डिवाइड बाय साइन लैम्डा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने आपको कन्वर्जन करने का फॉर्मूला बताया था, और ये भी बताया था कि इस फॉर्मूले को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, Ft इज इक्वल्स टू Fx की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर Fx की वैल्यू है 800 न्यूटन। सो इट इज 800 न्यूटन डिवाइड बाय साइन 75 डिग्री, डिवाइड बाय साइन 75 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है मुझे आप बताइए 800 से ज्यादा आएगी या 800 से कम आएगी। सर इसकी जो वैल्यू आएगी 800 से ज्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 828.22 न्यूटन। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द Ft। ये किसकी वैल्यू है, Ft। ये किसकी वैल्यू है, Fc। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। तो जब हमें फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना होता है, और ये हम कैलकुलेट कहाँ करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं आपके रेक फेस पर। तो हमें अल्फा एंगल की जरूरत होती है, और अल्फा एंगल यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, F इज इक्वल्स टू Fc, क्या होगा बताइए, साइन अल्फा प्लस Ft कोस अल्फा। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द Fc, Fc इज इक्वल्स टू 1200 न्यूटन। सो 1200 साइन 0 डिग्री प्लस 828.22, 828.22 कोस 0 डिग्री। तो 828.22 कोस 0 डिग्री। तो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। तो जो आपकी ये जो वैल्यू है F की, ये आ जाएगी आपकी 828.22 न्यूटन। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपके F की वैल्यू आ चुकी है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द F। क्या हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर, n की वैल्यू भी कैलकुलेट कीजिए। व्हाट इज n, n इज इक्वल टू, इनका आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। सो दिस इज इक्वल्स टू Fc कोस अल्फा माइनस Ft साइन अल्फा। तो ये याद करने का तरीका है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कीजिए, ये हो जाएगा आपका 1200 कोस 0 डिग्री माइनस 828.22 साइन 0 डिग्री। तो ये जो आपकी n की वैल्यू आएगी, देखिए ये n की वैल्यू क्या आएगी, दिस n विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1200 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 1200 न्यूटन। तो आपके पास f की भी वैल्यू आ चुकी है, और किसकी वैल्यू आ चुकी है, n की भी वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो जाता है, क्लियर। तो जो इसमें फर्स्ट दे रखा है, फ्रिक्शन फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट द टूल चिप इंटरफेरेंस विल बी इक्वल्स टू 828.22 एंड 1200 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका होता है पहला पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे यील्ड शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब हम यील्ड शियर स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अब है आपका नेक्स्ट पार्ट, यील्ड शियर स्ट्रेंथ किसके इक्वल होती है, देखिए यील्ड शियर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू, ये होगा आपके शियर फोर्स डिवाइड बाय शियर एरिया। तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द टो एस। Fs का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। दिस Fs इज इक्वल्स टू व्हाट, Fc साइन आएगा या कॉस, Fs सबसे लास्ट में आता है। तो जो सबसे लास्ट में आता है उसके साथ कौन आता है, कॉस आता है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस फाई माइनस Ft साइन फाई। नाउ अगेन इज अ प्रॉब्लम, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फाई की वैल्यू चाहिए। तो फाई की वैल्यू हम किससे कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, tan फाई इज इक्वल्स टू r cos अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस r sin अल्फा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फाई की वैल्यू के लिए हमें चाहिए r,
आर क्या होता है देखिए, आर इज इक्वल्स टू टी डिवाइड बाई टी सी। यहां पर देखिए किसकी वैल्यू गिवन है, टीसी की वैल्यू गिवन है। क्या टी की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है। और हमें पता है ये कौन सा ऑपरेशन है, टर्निंग ऑपरेशन है। तो जो टर्निंग ऑपरेशन होगा उसमें जो टी होगा वो किसके इक्वल होगा, टी विल बी इक्वल्स टू एफ साइन लैम्डा। व्हाट इज एफ, फीड की वैल्यू क्या गिवन है 0.32, तो वैल्यूज पुट कीजिए, इट विल बी इक्वल्स टू 0.32 साइन 75 डिग्री। तो टी की वैल्यू बताइए क्या आती है, जो आपका टी होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो आपका टी होगा वो आएगा आपका 0.3091 mm, 0.3091 mm। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो टी की वैल्यू क्या है 0.309 तक ले लीजिए। टीसी की वैल्यू क्या है आपके 0.8, टीसी की वैल्यू क्या है आपके 0.8, तो यहाँ पर रख दीजिए 0.8। और ये जो आर की वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 0.386, क्या आएगी 0.386। तो यहाँ जो आर की वैल्यू आई है उस आर की वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फाई। व्हाट इज फाई, फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स आर। व्हाट इज आर, आर इज 0.386, 0.386 क्या होगा जल्दी से बताओ, cos अल्फा, व्हाट इज अल्फा 0 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस 0.386 साइन अल्फा 0 डिग्री। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जब अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो tan फाई आपके r के इक्वल हो जाता है। वो शॉर्टकट यहाँ नहीं मारना है, कन्वेंशनल क्वेश्चन में हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, बिल्कुल तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए फाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको, फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज फाई, फाई इज द शेयर एंगल। इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 21 पॉइंट लमसम आएगी। सो द वैल्यू विल बी 21.13 डिग्री, 21.13 डिग्री। अब इस फाई की वैल्यू को आप एफएस में पुट कीजिए। तो देखिए एफएस, दिस एफएस विल बी इक्वल्स टू एफसी। एफसी क्या है आपका 1200 न्यूटन, सो दिस विल बी 1200 कॉस ये वैल्यू 21.13 डिग्री माइनस एफटी। व्हाट इज एफटी, एफटी इज 828.22, सो दिस विल बी 828.22। अब आपसे कह रहा है साइन फाई, तो यहां रख दीजिए साइन। व्हाट इज द फाई, फाई इज 21.13 डिग्री। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द एफएस। तो आपकी जो एफएस की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके लमसम 820 के 820.76 न्यूटन आएगी, आई थिंक 820.76 न्यूटन। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं मेमोरी बेस्ड आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हमें एएस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एएस, एएस इज इक्वल्स टू बीटी डिवाइड बाय साइन फाई, बीटी डिवाइड बाय साइन फाई। हमारे पास टी की वैल्यू है लेकिन हमारे पास बी की वैल्यू नहीं है। बी क्या होता है देखिए, बी इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाय साइन लैम्डा। बी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी डिवाइड बाय साइन लैम्डा। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। b इज इक्वल्स टू आपका जो डेप्थ ऑफ कट है इज इक्वल टू 4.00, सो दिस इज 4.00 डिवाइड बाय साइन 75 डिग्री। तो यहां से आप किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए, यहां से आप कैलकुलेट कीजिए b की वैल्यू को। किसको कैलकुलेट करना है, b को। तो जो b का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये जो b का वैल्यू होगा यहाँ लिखता हूं मैं, दिस b वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 4 पॉइंट आपका आएगा लमसम 4.141 mm, ठीक है। तो ये b का वैल्यू आ गया है और t का वैल्यू हमारे पास सही है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो दिस b विल बी इक्वल्स टू 4.141 मल्टीप्लाई विद t, t वैल्यू 0.3091, 0.3091 डिवाइड बाय साइन फाई। And what is phi? Phi is 21.13 डिग्री। So you will get the value of the area of the shear plane। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आने वाली है, area of the shear plane की वैल्यू आने वाली है। And what is the area of the shear plane? इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, ठीक है। और जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे then you will get the value of the toe। किसकी वैल्यू आ जाएगी, टो की। तो देखिए
वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज एफएस? एफएस इज इक्वल्स टू 820.76, सो 820.76 न्यूटन डिवाइड बाय व्हाट इज एएस? एएस इज 4.141 मल्टीप्लाई विद 0.3091, सो 4.141 मल्टीप्लाई विद 0.3091 मल्टीप्लाई विद साइन 21.13, साइन 21.13 डिग्री, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टो एस। जो आपकी टो एस की जो वैल्यू आने वाली है, ये आपकी वैल्यू आएगी 230.93 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी टो एस की वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये? टो एस की। आराम से सोल्व करना है क्वेश्चन को, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब जब आपके पास टो एस की वैल्यू आ चुकी है तो ये पूछ रहा है इल्ड शेयर स्ट्रेंथ, तो इसको हम टो एस से शो नहीं करेंगे। इट इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ द इल्ड शेयर स्ट्रेंथ। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस इंक्रीज करने के लिए, एग्जामिनर को थोड़ा सा फोकस इंक्रीज करने के लिए हम टो वाई शो कर सकते हैं। हालांकि ये जो टो वाई है ये आपका टो एस ही है, लेकिन क्वेश्चन में शेयर स्ट्रेंथ की जगह उसने लिख रखा है इल्ड शेयर स्ट्रेंथ, तो इसलिए हम y का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द इल्ड shear strength of material, yield shear strength of material। तो प्रॉब्लम यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, कटिंग पावर कंजप्शन इन द किलोवाट। तो कटिंग पावर क्या होता है आपका? Fc इंटू वी, दैट इज द कटिंग फोर्स इंटू द कटिंग वेलोसिटी। तो जब आप उसको कैलकुलेट करके कटिंग पावर वाले फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास आएगा कटिंग पावर कंजप्शन इन किलोवाट। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, एफसी की वैल्यू रहने देते हैं, यहां से रख करता हूं मैं, यहां से, ठीक है। तो आई होप लिख लीजिएगा ये वीडियो पॉज करके। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो आपका एल्गोरिथम होगा वो यही होगा समझने के लिए। देखो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है थर्ड नंबर पॉइंट में, दैट इज कटिंग पावर कंजप्शन। ये थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, तो ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को। तो थर्ड है आपका कटिंग पावर कंजप्शन। किस में पूछ रहा है? ये किलोवाट में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा यूनिट्स का। कटिंग पावर कंजप्शन, कटिंग पावर कंजप्शन, एंड दिस वैल्यू इज आस्क्ड इन द किलोवाट। तो कटिंग पावर कंजप्शन क्या होता है देखिए, cutting power consumption, this P will be equals to FC into V. FC into V. What is FC? FC is equals to 1200 Newton. Now we have to calculate the value of the V. ठीक है? So this V will be equals to pi dn divided by 60. Pi dn divided by 60. So this V is equals to cutting velocity. आपको ये abbreviation सब mention करना है। FC का मतलब क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, जब भी आप कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व करें। तो अभी तो हमारा फोकस आंसर पर ही है। सो दिस पाई इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द D? D इज इक्वल्स टू 160 इंटू N, N इज इक्वल्स टू 400 डिवाइड बाय 60। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द V। आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी V की। V की वैल्यू क्या आएगी? V की वैल्यू आएगी आपकी मीटर पर सेकेंड में, दैट इज इक्वल्स टू 3.35 मीटर पर सेकेंड, 3.35 मीटर पर सेकेंड। तो यहां वैल्यू पुट कीजिए। सो व्हाट इज द एफसी? एफसी इज 1200 इनटू 3.35 एंड यू विल गेट दिस वैल्यू इन वॉट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वॉट में सोल्व कर लीजिए। सो 20 विल बी कैंसल्ड आउट, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 एंड 6 42, 4 12 3 are 36, 36 and 4 40, so this will be 40, so this is the 40 watt। ये क्या हो गया आपका 40 वाट। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए किलोवाट में, सो डिवाइड बाय 1000, 4.02 किलोवाट। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द P। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अपने को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है समझने में, लेकिन जब आप सोल्व करने वाले होंगे तो इस क्वेश्चन में आपके 5 to 10 मिनट्स लगने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर टर्म्स यूज में ले रहे हो उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है कि वो टर्म क्या है, अदरवाइज आपकी मार्क है कट सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2004। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है।
इसको साफ कर देता हूं, अच्छा दिखेगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए, क्या आंसर है इसका। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आप सभी को इंतजार था जब से क्लास शुरू हुई थी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइए सर। पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव पेपर को पास करना पड़ेगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। IES 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन इज IES 2004। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ए मीडियम कार्बन स्टील वर्कपीस इज टर्न्ड ऑन ए लैथ मशीन with a cutting velocity of 50 meter per minute. So the value of V is given. So what is V? V is 50 meter per minute. Next one. Cutting speed के बाद given है 0.8 mm per revolution feed. तो F equals to 0.8 mm per revolution. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है। And 1.5 mm depth of cut. Okay, so depth of cut is equals to 1.5 mm. ठीक है। What is the rate of the material removal? MRR की ये वैल्यू पूछ रहा है। So MRR। अब आप मुझे बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर डी आ रहा है। कोई ऐसा है क्या जिसका आंसर डी आ रहा हो? जिसका आंसर डी आ रहा है ना, वो गलत है। इसका आंसर कभी डी नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, हम ऐसी फीलिंग लेने लगते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ अलग सी चीज दे रखी है तो हो सकता है वही आंसर हो, तो इसका आंसर डी नहीं आएगा। इसका आंसर हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो होता है आपका FDV उस वाले फॉर्मूले से, एक होता है आपका एरिया इंटू वेलोसिटी से। किससे? एरिया इंटू द वेलोसिटी। अब देखिए इसमें क्या है, आपका 50 मीटर पर मिनट कटिंग स्पीड दे रखी है, 0.8 mm पर रेवोल्यूशन आपको फीड दे रखा है और डेप्थ ऑफ कट दे रखा है 1.5 mm। तो अपने FDV वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज MRR? MRR इज इक्वल्स टू F इंटू D इंटू V। अब देखिए ये मीटर mm³ पर मिनट में, तो देखिए मीटर पर मिनट, इसको तो चेंज नहीं करना, लेकिन ये जो V है ये आपका मीटर में गिवन है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस मीटर टू द mm वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। सो FDV इंटू 1000, बस वैल्यूज पुट करना है। What is F? F is 0.8, so this is the 0.8. What is D? D is your 1.5, 1.5 multiply with V. V is 50. 50 into 1000. And this will become in mm³ per minute. बस values put करनी है 1, 2. ठीक है, तो this is 1, 2. तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 into 15 into 50 into 10. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get the value of the 120 into 50 into 10। तो 12 5 60, so 60 1 2 3, तो 60,000 mm³ पर मिनट। तो इसका आंसर आप सभी का आ गया होगा 60,000 mm³ पर मिनट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IES 2016 ये क्वेश्चन पूछा गया है, नया ही क्वेश्चन है। ए 125 mm लॉन्ग 10 mm डायमीटर स्टेनलेस स्टील रोड इज बीइंग टर्न्ड टू द 9 mm डायमीटर। मतलब इनिशियल डायमीटर है आपका 10 mm एंड फाइनल डायमीटर इज इक्वल्स टू 9 mm बाय यूजिंग 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट। तो जब हम 0.5 mm डेप्थ ऑफ कट देंगे तो वन पास में जो डायमीटर रिड्यूस होगा वो कितना रिड्यूस हो जाएगा? 1 mm का रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 0.5 mm इधर से भी रिड्यूस होगा, 0.5 mm उधर से भी रिड्यूस होगा। द स्पिंडल रोटेट्स एट 360 rpm with the tool transversing at an axial speed of 175 mm per minute. The material removal rate is nearly, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बतानी है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन पहले आप सॉल्व किया कीजिए सॉल्यूशन देखने से पहले। सो कम टू द क्वेश्चन IES 2016। ये है क्वेश्चन आपका IES 2016। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल रहा है MRR पूछ रहा है। तो देखिए पहले डाटा लिख लीजिए। L आपको गिवन है 125 mm, L इज इक्वल्स टू 125 mm। जो आपका इनिशियल डायमीटर इट इज इक्वल्स टू 10 mm और जो आपका फाइनल डायमीटर इट इज इक्वल्स टू 9 mm और जो आपको डेप्थ ऑफ कट गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 0.5 mm।
n इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू क्या है आपके, देखिए n की वैल्यू है आपके 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट, और उसके बाद क्या है, विद द टूल ट्रांसवर्जिंग एट एन एक्सियल स्पीड, सो द वैल्यू ऑफ द फीड इज इक्वल्स टू 175 mm पर मिनट। और ये पूछ रहा है द मटेरियल रिमूवल रेट इज नियरली, MRR की वैल्यू पूछ रहा है, MRR की वैल्यू पूछ रहा है। तो MRR की वैल्यू क्या होगी, देखिए MRR की वैल्यू होगी आपकी एरिया ऑफ द मशीनिंग इनटू फीड। तो देखिए क्या हो रहा है, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू π/4 d इनिशियल स्क्वायर माइनस d फाइनल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद फीड। व्हाट इज फीड, 175 mm, सो 175। अब इसको आराम से सोल्व कीजिए, 3.14 डिवाइड बाय 4, डी इनिशियल क्या है आपका 10 है, तो बिना कैलकुलेटर सोल्व करना है, 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इंटू 175, तो mm³ पर मिनट में पूछ रहा है, तो ये mm पर मिनट में ही है। तो सोल्व कीजिए, 3.14 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 81, सो दिस इज 100 माइनस 9 9 81 इंटू 175। सोल्व कीजिए, 3.14 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई विद 100 माइनस 81, 100 में से 81 गए, आपके बचेगा 19 मल्टीप्लाई विद 175। इस क्वेश्चन को फर्दर यहाँ पर सोल्व कीजिए विद अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस। देखिए 3.14 MRR विल बी इक्वल्स टू 3.14 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 314 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 मल्टीप्लाई विद 19 मल्टीप्लाई विद 175। तो 25 वाले से करते हैं, सो दिस इज द 4, और ये हो जाएगा आपके 7, और 2 के टेबल से करते हैं, दिस इज 2, और ये हो जाएगा आपके 157। ठीक है, अब इस 4 और 19 में देखिए, तो ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 4 4 जा 16, तो 30, तो 4 7 जा 28, सो दिस विल बी 4.7 ले लीजिए। अब 4.7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4.7 7 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 एंड 4 32, तो ये 32.9 है, 33 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 157 अप्रोक्सीमेटली, 157 इंटू 33 डिवाइड बाय 2, तो 157 इंटू 33, 157 इंटू 33, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, और 17 1 3 1 जा 3 and 4, सो अगेन नीचे आएगा 1 7 and 4, तो 1 8 4 and 7 11, तो ये हो जाएगा आपका 5181, तो अप्रोक्सीमेटली 5181 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा इसमें वो आएगा 2600 mm³ पर मिनट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ी इसमें लेंथी कैलकुलेशन है, तो ध्यान रखिएगा कि आपने अप्रोक्सीमेशन कहाँ लिया है। तो हमने, ये होता है आपका 4.75 कुछ लमसम होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका 4.75, तो मैं यहाँ पर 5 को नहीं ले रहा हूँ, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये होगा 32.9, उसके आगे भी कुछ होगा, क्योंकि ये इससे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो इसलिए मैं इसको क्या मान ले रहा हूँ, 33 ही मान ले रहा हूँ। तो 33 मारने के बाद आपका आंसर आएगा 5181 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 5200 मान लो, तो डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका कितना, 2600 mm³ पर मिनट। तो आपका अप्रोक्सीमेट क्या आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर विल बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in Engineering Services Examination 2000। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, तो लास्ट में हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमने ये नहीं पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने फोर्सेस वगैरह पढ़े थे। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन मेटल कटिंग द नॉर्मल लॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर एक स्टिकिंग रीजन भी होता है। स्टिकिंग कब होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो रीजन पढ़िए, देखिए, वेरी हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस एट द टूल चिप इंटरफेस। मतलब एसरेशन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन में एक्सप्लेनेशन दी है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए पहले, क्या है भाई ये क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IES 2000।
इसमें असर्शन और रीजन दिया है, दोनों ही करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन भी क्या है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन होने ही वाले हैं, थोड़ा पेशेंस रखिए। IAS 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, द रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू द एक्चुअल चिप थिकनेस। सो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आज इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2004, व्हाट इज गिवन इन असर्शन। देखिए असर्शन में क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ, तो R is the ratio which is equals to the uncut chip thickness to the chip thickness is always less than the unity, so it is always less than the 1, and it is termed as the cutting ratio in orthogonal cutting। बिल्कुल इसे हम क्या कहते हैं, कटिंग रेशियो। क्या कहते हैं, कटिंग रेशियो, बिल्कुल सही है। कम टू द रीजन कि इसे हम कटिंग रेशियो क्यों कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी हाई, यहाँ तो कुछ और ही कह रहा है, मतलब रीजन में जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, पहली चीज तो ये। अब हमें सिर्फ यही चेक करना है कि रीजन आपका करेक्ट है या रीजन रॉन्ग है। पढ़िए, द फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी हाई ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द स्टिकिंग फ्रिक्शन रेदर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है, तो आपका रीजन भी क्या है, करेक्ट है, बट यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दी है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा IAS 2004 का, जल्दी से बताओ। IAS 2004 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन क्या, ए। ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी होगा। दोनों करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दी है वो आपकी करेक्ट नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इन ए मशीनिंग प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ हीट कैरिड अवे बाय चिप्स इज ए टिपिकल। मुझे पहले बात बताओ कि सबसे ज्यादा हीट कौन लेके जाता है। वर्कपीस में सबसे ज्यादा हीट जाती है, टूल में सबसे ज्यादा हीट जाती है, या फिर चिप्स में सबसे ज्यादा हीट जाती है। इसका आंसर दीजिए। ये मैंने आपको क्लास में रेशियो की टर्म्स में बताया था कि सबसे ज्यादा हीट किस में जाती है, बताया था ना। तो बस आंसर बताओ, गलत नहीं होना चाहिए आंसर किसी का। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे IAS 2000। क्वेश्चन इज IAS 2002, पहले 2000 बोल दिया था, सॉरी। इन मशीनिंग प्रोसेस द परसेंटेज ऑफ हीट कैरिड अवे बाय द चिप इज टिपिकली, सबसे ज्यादा कहाँ है, आंसर देखिए डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो जो चिप्स लेके जाती है वो सबसे ज्यादा ले जाती है, 75% लेके जाती है, और बाकी जो बचती है उसका कुछ पार्ट आपके टूल में चला जाता है, और उसका कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है, आपके वर्कपीस में चला जाता है। रेशियो बताएंगे, बिल्कुल सर बताओ। देखो चिप्स, टूल, वर्कपीस, ठीक है, इनका रेशियो क्या होता है, 80:10:10, 80:10:10। Now come to the next question. In metal cutting operation, the approximate ratio of the heat distributed among chip, tool and work। बताइए क्या आंसर होगा इसका। अभी तो रब भी नहीं किया मैंने, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन IAS 1998 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आप लिख सकते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1998। इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द हीट डिस्ट्रीब्यूटेड इन चिप्स। चिप्स किसमें पूछ रहा है, टूल किसमें पूछ रहा है, वर्कपीस में। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले 80:10:10, 80:10:10। सबसे ज्यादा किस में जाती है, चिप्स में, सबसे कम किस में जाती है, वर्कपीस में जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the Administrative Services 2003, IAS 2003 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करना होता है, तो उसमें हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को एक ही बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन को हमने 4-5 बार पढ़ा तो हमारे अंदर कोई आ जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपको वो चीज़ आती नहीं है तो चाहे आप क्वेश्चन को 10 बार ही क्यों ना पढ़ लो,
आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ो, सफिशिएंट टाइम दो, जल्दबाजी में मत पढ़ो, कभी भी जल्दबाजी मत करो, कभी भी शॉर्टकट मत मारना जब तक आपको शॉर्टकट ना बताओ। जिस शॉर्टकट से आप ना गुजरे हो कभी भी उस शॉर्टकट से नहीं जाना चाहिए। एज द कटिंग स्पीड इंक्रीजेस, इफ वी इंक्रीज द कटिंग स्पीड, more heat is transmitted to the workpiece and less heat is transmitted to the tool. Option B, more heat is carried away by the chips and less heat is transmitted to the tool. Option C, more heat is transmitted to the both chip and the tool. More heat is transmitted to the both workpiece and the tool. तो हमेशा सबसे ज्यादा चिप से लेके जाएगा। अब बता दो इसका आंसर क्या है। IAS 2003, तो ये जो आपका IAS क्वेश्चन 2003 है, तो देखिए मोर हीट इज कैरिड अवे बाय द चिप्स एंड लेस हीट इज ट्रांसमिटेड टू द टूल। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसका आंसर होगा आपके बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपके बी। सबसे ज्यादा हीट कौन ले जाना शुरू कर देगा, चिप्स ही तो ले जाना शुरू करेगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द IAS 2003। तो देखिए ये भी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक IAS 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द हीट जनरेटेड इन मेटल कटिंग कैन कन्वीनियंटली डिटरमाइंड बाय। हीट को हम कैसे मेजर करते हैं ये पूछा गया है। और ये मैंने आपको बताया था कि हीट कैसे मेजर की जाती है। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के डिफरेंट मेथड मैंने आपको बताए थे। अगर आपको टेम्परेचर के याद रहे ना रहे, हीट का तो याद बिल्कुल रहा होगा। तो हीट मेजर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द कैलोरीमेट्रिक सेटअप। तो देखिए ये आपकी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका कैलोरीमेट्रिक सेटअप। तो कैलोरीमीटर मेथड भी हम इसे कभी कभी कह देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। ऐसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द IAS 2011। ये तो अगर आपने मशीनिंग का या फिर कोई भी प्रोडक्शन ना पढ़ा होना तब भी ये क्वेश्चन आपका आंसर सही होना चाहिए। ये अगर किसी मैकेनिकल इंजीनियर का क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन क्या है देखिए। सो दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन IAS 2011। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है द इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द कटिंग फोर्सेज इन मशीनिंग इज। कटिंग फोर्सेस को हम कैसे मेजर करते हैं, जल्दी से बताओ। कटिंग फोर्सेस, कटिंग फोर्सेस को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज में ली जाती है उसे हम कहते हैं डायनेमोमीटर। क्या कहते हैं, डायनेमोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IAS 1993। अभी तो मैंने रब भी नहीं किया है, ये तो मैंने रब भी नहीं किया है। देखो क्वेश्चन आस्क्ड इन IAS 1993 और ये क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डायनेमोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है। तो अब देखो चेंज हो गया है, डायनेमोमीटर यहाँ आ गया है, डायनेमोमीटर यहाँ आ गया। क्या आंसर होगा इसका, इसका होगा ऑप्शन बी, फोर्सेस ड्यूरिंग द मेटल कटिंग। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्सेस ड्यूरिंग मेटल कटिंग। तो फोर्सेस ड्यूरिंग मेटल कटिंग, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, इसीलिए मैंने रब नहीं किया था, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन आने वाले। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IAS 1996, which of the following forces are measured directly by strain gauges? स्ट्रेन गेजेस से हम कौन से फोर्स डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और फोर्स डायनेमोमीटर, फोर्स डायनेमोमीटर से हम कौन से फोर्स डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेटल कटिंग। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द टूल ऑन द चिप एक्टिंग नॉर्मल टू द टूल फेस विच इज द नॉर्मल फोर्स। तो जो आपका पहला स्टेटमेंट है उसमें लिख रखा है क्या आप नॉर्मल फोर्स को मेजर कर सकते हो। दूसरा है हॉरिजॉन्टल कटिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द टूल ऑन द वर्क पीस। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल कटिंग फोर्स हो जाएगा आपका FC। फिर देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द टूल अगेंस्ट द चिप फ्लो एक्टिंग अलोंग द टूल फेस। थर्ड दे रखा है आपको फ्रिक्शन फोर्स। फोर्थ क्या है, वर्टिकल फोर्स विच हेल्प्स इन होल्डिंग द टूल इन पोजीशन।
तो आप आ जाइए 4th नंबर पर। तो 4th दे रखा है आपको Ft। तो बताइए कौन सा फोर्स आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द डायनेमोमीटर और स्ट्रेन गेजेस। तो सर हम Fc और Ft को मेजर कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स को कैसे मेजर कर लोगे डायनेमोमीटर से? उसको मेजर करने के लिए आपको तो चाहिए म्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू चाहिए? म्यू की। तो 2 and 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो ये क्वेश्चन है IAS 1996, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। इसका आंसर ये लिख दिया ना मैंने यहाँ पर। क्या ऑप्शन होगा इसका सही? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका IAS 1996 सॉरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दैट इज 2 and 4। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन IAS 1998। जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1998 में, IAS 1998। क्या क्वेश्चन पूछा गया? द गेज फैक्टर ऑफ ए रेजिस्टिव पिकअप इज ऑफ कटिंग फोर्स डायनेमोमीटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। गेज फैक्टर क्या होता है? देखो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू जी एप्सिलॉन। व्हाट इज जी? इक्वल्स टू डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इंटू 1 बाय एप्सिलॉन। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, अप्लाइड स्ट्रेन टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो अप्लाइड स्ट्रेन तो नीचे है। द प्रोपोर्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस, द प्रोपोर्शनल चेंज है, ये चेंज नहीं ओनली, दिस इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड स्ट्रेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द प्रोपोर्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल मतलब समझते हो कि इस रेजिस्टेंस में कितना चेंज हुआ है। सो दिस इज द प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सी क्या है? द रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड स्ट्रेन। रेजिस्टेंस तो नीचे है। चेंज इन रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड स्ट्रेन, सो दिस इज द चेंज इन रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड स्ट्रेन। तो आर कहां चला जाएगा? आर को तो ये भूल गया डी ऑप्शन में। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी। और जल्दबाजी में हम क्या करेंगे? डी को चेक कर आएंगे। और जैसे हमने डी को चेक किया तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। और आप डी का बबल फिल कर दोगे तो वो क्या एक्चुअली में गलत है। सो ये होगा आपका प्रोपोर्शनल चेंज इन द रेजिस्टेंस टू द स्ट्रेन। तो ये ध्यान रखना, ये क्या आपका प्रोपोर्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इंटू 100। सो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये वर्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके क्वेश्चन में। इनको ध्यान रखना है कि परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है। तो चेंज में, इंक्रीज में, डिक्रीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना टाइम्स हुआ है? 4 टाइम्स हुआ है, 3 टाइम्स हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कितना टाइम इंक्रीज हुआ है, कितना टाइम डिक्रीज हुआ है, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वर्ड्स को खेलना आना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन है IAS 2018 में पूछा है। फॉर्मूला अभी मैंने रब नहीं किया है। जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई, फॉर्मूला तो रब ही नहीं किया अभी तक मैंने। ये तो फॉर्मूला आपके पास है, लो रब नहीं किया मैंने। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। दिस क्वेश्चन इज IAS 2018। IAS 2018 नया क्वेश्चन है, पुराना भी नहीं। For a strain gauge, gauge factor is equals to 2.1. So the value of G यही लिख देता हूँ equals to 2.1. Resistance is equals to 50 ohms. So this resistance is equals to 50 ohm. उसके बाद दे रखा है subjected to a maximum strain of 0.001. So this epsilon is equals to 0.001. Now it is asking the value of the maximum change in resistance. So this delta R will be equals to G epsilon R. Values put कीजिए. What is G? G is equals to 2.1 multiply with epsilon 0.001 multiply with resistance that is equals to 50. तो solve कर दीजिए 1 तो 10 into 1 2 3 सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 2 3 बच गया। 21 into 5 ये क्या हो जाएगा आपका 105 डिवाइड बाय 1000। So this value will be equals to 0.105.
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.105। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the IAS 2001। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन और रीजन गिवन है क्वेश्चन में। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर एंड आर प्रेफर्ड ओवर द स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर इन द डायनोमीटर फॉर द मेजरमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल कटिंग फोर्सेस। रीजन क्या गिवन है? In electric transducer, there is a significant leakage of the signal from one axis to the another axis. Such cross error is negligible in case of the piezoelectric transducer। तो बताइए, चलो सॉल्व कर देते हैं। एक्सेलरेशन और रीजन दोनों करेक्ट है या फिर दोनों में से कोई एक रॉन्ग है? अगर दोनों करेक्ट है तो जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सही दी है या फिर गलत दी है? जल्दी से बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ये आपका क्वेश्चन IAS 2001, IAS 2001, ठीक है। प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो वैल्यू देते हैं वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होती है, इसलिए हम उसे प्रेफर करते हैं, लेकिन वो कॉस्टली भी होते हैं। तो इसमें जो आपको रीजन दे रखा है वो इनकरेक्ट है। ये जो रीजन पूरा दे रखा है वो क्या है? इनकरेक्ट। अब दूसरी चीज, रीजन में जो चीज लिखी गई है वो करेक्ट है या नहीं है? तो रीजन में जो लिखा गया है ना वो भी करेक्ट नहीं है, तो मतलब आपका ओनली ए ही करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। तो एक्सेलरेशन इज करेक्ट और जो आपको रीजन दे रखा है दैट इज इनकरेक्ट। तो बस खुश हो जाओ, जब भी दोनों में से कोई एक इनकरेक्ट होता है तो आप सीधे ऑप्शंस में आइए और देखिए रीजन इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ तक आपके जो सभी क्वेश्चन हैं वो क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो भी मिस्टेक्स आई है उनको आप ओवरकम कीजिए। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।